हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। क्या होता है मोटिवेशन? वीएफ स्किनर का जो है मोटिवेशन के संबंध में मानना था कि मोटिवेशन एक नेशनल हाईवे की तरह है, एक राजमार्ग की तरह होती है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा, सक्सेस रेट उतनी ही अच्छी होगी। यानी कि हम किसी कार्य को करने के लिए जितने अधिक मोटिवेटेड होंगे हम उस कार्य को उतने ही अच्छे से, उतना ही मन लगाकर कर पाएंगे। और मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल, दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन या आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? किसी कार्य को हम पूरे मन से या अंतरात्मा से करते हैं, वो होता है हमारी इंटरनल मोटिवेशन। यानी कि हम इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, तो ये हो गई हमारी इंटरनल मोटिवेशन। ये किसी कार्य को करने में हमारा मन लगता है, हम करना चाहते हैं उसको, हमें अच्छा लगता है उसे करने के लिए, तो ये हमें हमारी है इंटरनल मोटिवेशन। जबकि एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है लोभ की दृष्टि से। लोभ की दृष्टि से यानी कि हम जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, सैलरी के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आए इसलिए पढ़ रहे हैं, या फिर लोगों में हमें सम्मान मिले, समाज में हमारी इज्जत बढ़े, रिस्पेक्ट बढ़े, ये इन सब के लिए पढ़ना, या इन सब के लिए किसी कार्य को करना होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। जबकि बच्चों में इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इंटरनल जितना, जिस कार्य को हम जितना अधिक आंतरिक अभिप्रेरित होकर करेंगे, वो हम उसमें उतना ही अच्छा कर पाएंगे। अभिप्रेरणा का चक्र या साइकिल ऑफ मोटिवेशन। साइकिल ऑफ मोटिवेशन क्या होती है? हम इसे इस तरह समझेंगे। सबसे पहले, किसी कार्य को करने के लिए हमें क्यों उस कार्य को करने की आवश्यकता पड़ रही है, सबसे पहली बात ये होती है। क्या आवश्यकता है हमें उस कार्य को करने के लिए, हमारी नीड क्या है। फिर ड्राइव, हम उस पर कार्य करना शुरू करेंगे। फिर अराउजल यानी कि उत्तेजना, उस कार्य को करने के लिए हम उत्तेजित होंगे, या हमारे अंदर से मतलब उस कार्य को करने के लिए हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं। फिर हम उसके लिए गोल डायरेक्टिव बिहेवियर यानी कि उस कार्य को करने में दिशा निर्देशित व्यवहार करते हैं। उस गोल को अचीव करने के लिए हम कार्य करते हैं। फिर क्या होता है, हमें अचीवमेंट या उपलब्धि मिल जाती है। फिर उत्तेजना, रिडक्शन ऑफ अराउजल यानी कि उत्तेजना में कमी आ जाती है। जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, तो फिर हमारी उत्तेजना में कमी आ जाती है। ये साइकिल ऐसी ही चलती रहती है। फिर किसी और चीज की नीड होती है, फिर हम उसके लिए कार्य करना शुरू करते हैं। फिर हम इतने ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, अराउजल इतना ज्यादा बढ़ जाता है, फिर हम उसमें दिशा निर्देशित व्यवहार करते हैं। जैसे हमें जॉब की तैयारी के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर एक दिन आता है कि हमें अचीवमेंट या उपाधि मिल जाती है। फिर जब हमें जॉब मिल गई, हमारा कार्य हो गया, फिर जो है हम उसके लिए मतलब उत्तेजना में या रिडक्शन ऑफ अराउजल, अब उत्तेजना में कमी आने लगती है। ये जो चीज मिल जाती है वो हमारे लिए फिर आम हो जाती है। ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। हम इसको एनडीए गार्ड से भी याद रख सकते हैं। अब जैसे मिड डे मील को भी अब्राहम मैस्लो ने बताया कि मिड डे मील भी हमारी एक फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है। मध्याह्न भोजन जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, ये भी किस में आता है? फिजिकल नीड्स में, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है। अगर बच्चे का पेट ही भरा हुआ नहीं होगा तो वो पढ़ाई के बारे में कैसे सोचेगा, या किसी और कार्य के बारे में कैसे सोचेगा। तो हमारी जो है ये प्राइमरी नीड्स, ये सबसे पहली नीड्स होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे वो रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे पहले बुजुर्ग भी कहते थे कि सबसे पहले हमें किन चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब हम अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की को देखेंगे। मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत कैसे बताया है इन्होंने? सबसे पहले होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स या शारीरिक आवश्यकताएं। हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें भोजन, कपड़े और रहने के लिए घर, पानी, हवा, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास यही चीजें नहीं होंगे तो हम आगे किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पाएंगे। हम और कुछ आगे किसी चीज के बारे मतलब आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स या शारीरिक आवश्यकताओं को फुलफिल होना जरूरी है। जब व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें होती हैं, तो फिर दूसरे नंबर पर आती है सेफ्टी नीड्स या सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। अब जब हमारे पास ये चीजें हैं तो हमें पर्सनल सिक्योरिटी भी चाहिए, अपनी हेल्थ, रिसोर्सेस, एम्प्लॉयमेंट,
प्रॉपर्टी यानी कि अब हमारे पास रोटी कपड़ा मकान तो है, अब हमें रिसोर्सेज मतलब कि कुछ सेफ्टी नीड्स चाहिए, कुछ पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ये सब रिसोर्सेज चाहिए, ये हमारी सेफ्टी नीड्स में आ जाते हैं। अब जब फिजियोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हुई, सेफ्टी नीड्स भी यानी कि सुरक्षात्मक आवश्यकता भी पूरी हो गई, अब व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अब होना चाहिए लव एंड बिलोंगिंग यानी कि प्रेम और अपना कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए, इंटीमेसी होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, उसके जो मतलब कुछ व्यक्ति उसके आसपास ऐसे होने चाहिए जो उसके जीवन भर साथ दे सके, उसकी एक अपनी फैमिली हो। ये सब किस में आता है हमारे तीसरी हमारे मतलब थर्ड साइकिल में या लव एंड बिलोंगिंगनेस में आता है। फिर अब व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान भी मिल गए हैं, उसको सिक्योरिटी भी मिल रही है, प्रॉपर्टी भी है, हेल्थ वेल्थ सब चीज के बारे में देख रहा है। अब उसको अपने मतलब फैमिली भी पूरी हो गई है उसकी, 4 लोग भी हैं उसके आसपास, फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंड भी हैं उसके और फैमिली भी है उसकी। अब उसको क्या चाहिए? सम्मान या एस्टीम, सम्मान की आवश्यकता है। अब कि ये सब है मेरे पास, अब मैं मुझे चाहिए रेस्पेक्ट या फ्रीडम। रेस्पेक्ट और फ्रीडम, स्ट्रेंथ कुछ के मतलब मैं कौन हूँ? ये लोग समाज में मेरा सम्मान हो, मैं मेरी कुछ ना कुछ अपनी पहचान हो, सेल्फ एस्टीम हो मेरी और मेरा स्टेटस हो, फ्रीडम मुझे फ्रीडम मिले कि मैं कहीं भी जा सकूं आ सकूं। अब ज्यादातर तो यहीं 3 नीड्स तक ही, थर्ड स्टेज तक ही रुक जाते हैं बहुत सारे लोग। उन्हें मतलब सेल्फ एस्टीम और सम्मान सम्मान भी नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लेडीज को तो अधिकतर फ्रीडम ही नहीं मिल पाती उन्हें। एक बार को रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ ये सारी चीजें हो जाती हैं लेकिन फ्रीडम नहीं मिल पाती। और सबसे बड़ी है, सबसे ऊपर वाली नीड्स होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म सिद्धि। अब सारी चीजें उसको मिल गई हैं, रोटी कपड़ा मकान भी मिल रहा है, सेफ्टी नीड्स भी मिल रही हैं, सुरक्षात्मक आवश्यकता मतलब सारी हेल्थ वेल्थ, उसके पास प्रॉपर्टी भी है थोड़ी बहुत, सिक्योरिटी भी है पर्सनल, फ्रेंड भी हैं, 4 लोग भी हैं उसके आसपास, फैमिली भी है, ये सारी चीजें हैं। अब उसको रेस्पेक्ट भी मिल रही है यानी कि एक नौकरी भी है उसके पास, जो भी है, सेल्फ एस्टीम उसकी अपनी पहचान भी है 4 लोगों में, फ्रीडम भी है कि कहीं भी आ जा सकते हैं, सारी चीजें। अब व्यक्ति सोचता है, अब ज्यादातर लोग तो सेल्फ एस्टीम या एस्टीम एस्टीम तक या सम्मान की आवश्यकता यहाँ तक ही रुक जाते हैं और यहाँ तक ही अपना उनके जीवन लीला खत्म हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म सिद्धि तक पहुंचते हैं। अब उनके मन में ये आता है कि डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी यानी कि मैं हूँ कौन, मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे किस चीज में अच्छा लगता है। अब मैं मतलब खुद को पहचानने के लिए कि मैं आत्म सिद्धि, कि मैं हूँ कौन, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचने में मतलब बहुत कम लोग, जैसे मदर टेरेसा हो गई और महात्मा गांधी, इन लोगों को कहेंगे कि ये लोग आत्मसिद्धि या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचे थे। अब स्किनर का मानना है कि मोटिवेशन इज द रेनवे फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा एक राजमार्ग के जैसी होती है। जितना अच्छा अधिगम होगा मतलब जितने ज्यादा हम मोटिवेटेड होंगे किसी कार्य को करने के लिए, हम उतने अच्छे से उसे कर पाएंगे। या पढ़ने के लिए भी हम जितने अधिक मोटिवेटेड होंगे कि हमें ये कार्य क्यों करना है, हमें पता होगा उस चीज का, या हम उस चीज के लिए मोटिवेटेड होंगे तो हम उसको और अच्छे से कर पाएंगे। अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन या सीखने के उपागम क्या होते हैं? सबसे पहला होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन या निष्पादन उपागम। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में क्या होता है, इसमें जैसे हम फर्स्ट आने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए, फर्स्ट आने के लिए, जॉब पाने के लिए, इन सब के लिए हम परफॉर्मेंस करते हैं, तो ये होता है हमारा निष्पादन उपागम या परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। अब फेलियर अवॉइडेंस यानी कि विफलता बचाव उपागम, हम जैसे विफलता से बचने के लिए पढ़ाई करते हैं कि सिर्फ हम पास हो जाएं, दैट्स इट, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान जी 33% मार्क्स आ जाएं हमारे और हम 10th क्लास या 12th क्लास में पास हो जाएं। अब मास्टरी ओरिएंटेशन क्या होता है? पारंगत उपागम यानी कि नॉलेज के लिए, मास्टरी हासिल करने के लिए पढ़ना,
ये होता है मास्टरी ओरिएंटेशन। पारंगत के लिए पढ़ाई करना, जैसे हम क्या करते हैं, मुझे मतलब मैं साइकोलॉजी या पेडागोजी क्यों पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है इसमें। मैं इसके लिए मैं बहुत सारी नॉलेज गेन करना चाहती हूँ। सिर्फ मेरा ये मोटिव नहीं है कि सिर्फ मुझे कि ओबीसी में आती हूँ तो 82 मार्क्स लाके और सी टेट या टेट यूपी टेट क्लियर कर देना है, या फिर जनरल में आते हैं तो फिर 90 मार्क्स लाए और अपने मतलब विफलता से बच गए हैं, फेलियर अवॉइडेंस के लिए सिर्फ पास हो गए। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन भी नहीं कि मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, कि मुझे 135 या 130 प्लस लाने हैं, 135 लाने, 145 लाने हैं, कि मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स ला के टॉप करना है। तो ये होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन जैसे केबीएस या फिर डी ट्रिपल एस, इन सब में हम मेरिट में हम तभी आ पाएंगे, हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे निष्पादन उपागम से बचने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा होता है मास्टरी ओरिएंटेशन, यानी अगर हम किसी चीज़ में नॉलेज गेन कर लेते हैं, मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें हम फेलियर अवॉइडेंस तो अपने आप ही हो जाएगा और फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन भी हो जाएगा। मोटिव्स या प्रेरक क्या होते हैं? दो तरह के मोटिव्स होते हैं, एक तो होते हैं बायोलॉजिकली या जैविक, दूसरे होते हैं सोशियोजेनिक यानी कि सामाजिक। अब मोटिव या मोटिवेट हम दो तरह से हो सकते हैं। एक तो हम कि हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, या फिर रहने के लिए घर नहीं है, कुछ कि ये चीज़ हमें क्यों करनी है, ये जॉब हमें हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन हमें करनी है। या फिर हम जैसे सुबह शाम कुछ भी काम कर रहे हैं कि ये इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है कुछ, लेकिन करना है क्यों, क्योंकि हमें अपनी बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करनी है, यानी कि हमें फूड वाटर शेल्टर ये सारी चीज़ें, रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए हमारी बायोलॉजिकल नीड्स या जैविक मोटिव होता है। ये एक होता है सोशियोजेनिक, या जैसे हमें नेम फेम रेस्पेक्ट इन सब के लिए, हमें समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए ये इस काम को करना है, या हमें आगे बढ़ना है, या हमें फर्स्ट आना है, या हमें जो इस जॉब में सिलेक्शन लेना है हर हाल में, क्योंकि हमें चाहिए समाज में रेस्पेक्ट, अपना नेम फेम पोजीशन रिवॉर्ड, ये सब के लिए मोटिव्स क्या हो गया हमारा सोशियोजेनिक्स। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।